कभी सोचा है कि एक कंपनी, हाँ, बस कुछ व्यापारियों का एक ग्रुप एक पूरे के पूरे देश पे कब्जा कर सकता है? सुनने में ये कहानी किसी फिल्म की लगती है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हैरान कर देता है। तो आज हम इसी अविश्वसनीय सफर को देखेंगे कि कैसे मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई एक प्राइवेट कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत की मालिक बन बैठी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम तो सिर्फ खरीदना और बेचना था, वो अपनी सेना रखने, बड़े बड़े युद्ध लड़ने और आखिर में पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाली ताकत कैसे बन गई? इसका जवाब इतिहास की कई परतों में छिपा है। चलिए एक एक करके उन परतों को खोलते हैं। हमारी कहानी की जड़ें हैं 15वीं और 16वीं सदी में। उस दौर में यूरोप में भारत के चर्चे थे। मसालों का देश, रेशम का देश, सोने चांदी का देश। और इसी दौलत के लालच में यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें समुंदर के रास्ते भारत पहुंचीं। और बस यहीं से शुरू हुई एक जबरदस्त रेस। इस रेस को शुरू किया पुर्तगालियों ने। 1498 में वास्को द गामा ने भारत तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। फिर तो जैसे दरवाजा ही खुल गया। आप देख ही सकते हैं, कुछ ही सालों के अंदर अंदर 1600 में ब्रिटिश आए, 1602 में डच और फिर 1664 में फ्रांसीसी भी मैदान में कूद पड़े। और इन सब का मकसद सिर्फ एक था, भारत की बेशुमार दौलत पर कब्जा। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि सबका तरीका एक जैसा नहीं था। पुर्तगाली आए तो व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार भी करने लगे। डचों का मेन फोकस इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर ज्यादा था। लेकिन अंग्रेजों का खेल शुरू से ही थोड़ा अलग था, थोड़ा धीमा। उन्होंने आते ही लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि मुगल बादशाहों से व्यापार करने की इजाजत मांगी और धीरे धीरे बंदरगाहों पर अपनी फैक्ट्रियां यानी कि गोदाम बनाने शुरू कर दिए। एक बहुत ही सोची समझी और शांत शुरुआत। और अब कहानी का फोकस पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर आ जाता है। बाकियों के मुकाबले इस कंपनी ने बड़ी चालाकी से और धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें मजबूत की। उन्होंने एक एक करके भारत के सबसे जरूरी तटीय शहरों पर अपनी पकड़ बनाई। सूरत से शुरू किया, फिर मद्रास पहुंचे, बॉम्बे हाथ लगा और फिर कलकत्ता की नींव रखी। ये सिर्फ व्यापार के सेंटर नहीं थे, नहीं, ये समुंदर के रास्ते भारत में घुसने के मजबूत दरवाजे थे। और इन्हीं दरवाजों से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और यहीं से भविष्य के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन बहुत जल्दी कंपनी को ये समझ आ गया कि असली ताकत व्यापार की इजाजत में नहीं, बल्कि जमीन पर कब्जा करने में है। तो उनकी रणनीति बदली, व्यापार से सीधा सैन्य विजय पर। और दो ऐसी लड़ाइयां हुई जिन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पहली थी 1757 की प्लासी की लड़ाई। वैसे तो इसे लड़ाई कहते हैं, पर यह लड़ाई कम और एक बहुत बड़ी साजिश ज्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ही अपने तरफ मिला लिया और मैदान में नवाब की अपनी ही सेना ने उन्हें धोखा दे दिया। नतीजा, रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सबसे अमीर प्रांत बंगाल की असली मालिक बन गई। अगर प्लासी एक साजिश थी, तो 1764 की बक्सर की लड़ाई असली ताकत का प्रदर्शन थी। इस बार कंपनी के सामने सिर्फ बंगाल का नवाब नहीं था, बल्कि अवध के नवाब और खुद दिल्ली के मुगल बादशाह की मिलीजुली फौज थी। और जानते हैं क्या हुआ? कंपनी जीत गई। इस एक जीत ने पूरे भारत में एक सीधा संदेश भेज दिया, अब असली ताकत मुगल नहीं, बल्कि ये ब्रिटिश कंपनी है। बक्सर की जीत के बाद क्लाइव ने एक और चालाक सिस्टम लागू किया। इसे कहते हैं दौरी सरकार। इसमें नवाब के पास नाम की हुकूमत थी, सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन असली पावर यानी सेना और सारा पैसा वसूलने का हक, जिसे दीवानी कहते हैं, वो कंपनी के पास था। मतलब ताकत सारी कंपनी की और जिम्मेदारी सारी नवाब की। कमाल की चाल थी। देखिए, खुली लड़ाई के अलावा अंग्रेजों ने कुछ ऐसी पॉलिटिकल नीतियां भी बनाई जो तलवार से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। इन नीतियों ने बिना लड़े ही उनके साम्राज्य को कई गुना बड़ा कर दिया। पहला हथियार था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। सुनने में तो ये एक प्रोटेक्शन का ऑफर लगता था कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना की सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इसकी असली कीमत थी आज़ादी। राजाओं को न सिर्फ उस सेना का भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता था, बल्कि वो किसी दूसरे राज्य से अपनी मर्जी से बात भी नहीं कर सकते थे। ये एक तरह का मीठा जहर था जो धीरे धीरे राज्यों को खोखला कर रहा था।
और ये नीति इतनी कामयाब रही कि हैदराबाद, अवध और ताकतवर मराठा जैसे कई बड़े बड़े राज्य एक एक करके इस जाल में फंस गए और अपनी आज़ादी खो बैठे। इसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी का सबसे विवादित हथियार, व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नियम बहुत सीधा था। अगर किसी राजा की मौत बिना बेटे के हो जाती है तो उसका राजपाट सीधा कंपनी का हो जाएगा। सदियों से चली आ रही गोद लेने की भारतीय परंपरा को एक झटके में गैर कानूनी बना दिया गया। इस नीति का शिकार सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई बड़े राज्य बने, और जहां ये नियम काम नहीं आता था वहां अंग्रेज कोई और बहाना बना लेते थे। जैसे अवध पर कुशासन यानी खराब सरकार चलाने का इल्जाम लगाकर उसे भी हड़प लिया। इन हरकतों से भारतीय राजाओं और नवाबों के मन में गुस्से और अविश्वास की आग भड़क रही थी। और फिर इन सारी नीतियों, लड़ाइयों और कब्जों का नतीजा एक ऐसे बड़े धमाके के रूप में सामने आया जिसने कंपनी के राज का तो अंत कर दिया, लेकिन एक नए दौर की शुरुआत भी की। वो धमाका था 1857 का महाविद्रोह। ये कंपनी के 100 सालों के शोषण और ज्यादतियों के खिलाफ एक जबरदस्त तूफान था। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस आग ने कंपनी राज की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। इस विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हो गया कि भारत जैसे बड़े देश को एक प्राइवेट कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और इस तरह 1858 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। अब मकसद से मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि एक पूरे साम्राज्य पर हुकूमत करना था। तो सवाल उठता है कि आखिर अंग्रेज कामयाब हुए कैसे? तो जवाब इन कुछ बातों में है। उनकी बेहतर फौजी तकनीक और अनुशासन, दुनिया भर के व्यापार से आता हुआ पैसा जिसकी कोई कमी नहीं थी, उनकी चालाक कूटनीति, और शायद सबसे बड़ी वजह भारतीय रियासतों का आपस में बटा होना। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया। तो ये थी कहानी कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक देश को जीत लिया। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये आज भी हमें पावर के खेल, व्यापार की ताकत और जब महत्वाकांक्षा हद से बढ़ जाए तो उसके क्या नतीजे होते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सोचने वाली बात है नहीं?